Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। तो हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का अपना लेक्चर नंबर 7। इसमें हम क्या देखेंगे? कंस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। The limitations or restrictions on the motion of a particle or system of particles are generally known as constraints and the motion is said to be constraint motion। यदि कोई पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब मोशन करता है तो उसकी मोशन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या फिर कुछ उसकी लिमिटेशंस जो है डिसाइड कर दिए जाते हैं कि वो जो है इसके अंतर्गत मोशन करेगा, मतलब उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। तो उन्हीं सीमाएं या रेस्ट्रिक्शंस को क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। जो हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाई करके उस पर जो है लागू करते हैं और उस सिस्टम का जो मोशन होता है कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत उसको क्या बोलते हैं? उसका कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं। मतलब यदि कोई पार्टिकल या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब मोशन करता है तो हम उसका जो है कुछ लिमिट डिसाइड कर देते हैं या फिर उस पर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। और उस कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत यदि कोई पार्टिकल जो है मोशन करता है तो उसकी मोशन को कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। जैसे यदि मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल जो है केवल सीधी रेखा में जो है मोशन करता है, मतलब यदि एक मैं क्या लूँ, मॉस्किटो लूँ, उसको मैं एक रस्सी पर जो है गति करने के लिए, मतलब रस्सी पर यदि वो गति करे तब क्या हो जाएगा? वो जो है केवल एक से डायरेक्शन में ही जो है क्या करता है? मोशन करता है, मतलब वन डायमेंशनल में। ठीक, तो यहाँ पर उसका y और z एक्सिस क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। मतलब यहाँ पर उसका कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि वो y और z एक्सिस में जो है मोशन नहीं कर सकेगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रतिबंध को जो है कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन आर द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। मतलब जब दृढ़ पिंड जो है गति करता है, रिजिड बॉडीज जो है का जो मोशन होता है वो कंस्ट्रेंट मोशन होता है। कैसे? इन अ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। अब यदि मैं इस पेंसिल को रिजिड बॉडी मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो दो पार्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है ये, तो दो पार्टिकल यदि मैं कंसिडर कर दूँ यहाँ और यहाँ पर, तो इसको मैं कैसे भी गति कराऊँ, ये जो दो पार्टिकल हैं उनका जो डिस्टेंस है ये वो मोशन के दौरान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? ये जो है इसका मोशन जो है क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट मोशन हो जाएगा। और इस पर कंस्ट्रेंट क्या है कि इसका डिस्टेंस जो है सेम रहेगा मोशन के दौरान। ठीक है। द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद इन अ कंटेनर। अब यदि किसी कंटेनर में जिसमें गैस भरा हुआ है तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स, उनके लिए कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि वो जो है कंटेनर के अंदर ही जो है मोशन करेंगे, मतलब कंटेनर से बाहर जो है मोशन नहीं कर पाएंगे। ये उनका जो है कंस्ट्रेंट हो जाएगा। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर is restricted so that it can only move either on the surface or outside of the sphere। यदि मैं क्या करूँ, एक स्फीयर ले लूँ, मतलब क्या करूँ, एक गोला ले लूँ और उसके ऊपर जो है मैं एक पार्टिकल रख दूँ, उसके ऊपर, मतलब एक ठोस गोला है उसके ऊपर मैं एक पार्टिकल को रख देता हूँ, तो उस पार्टिकल को यदि मैं मोशन कराऊँ, ठीक है, तो उस पार्टिकल के लिए कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि वो पार्टिकल जो है उस स्फीयर के सरफेस पर ही मोशन कर सकता है या उसके बाहरी साइड पर, मतलब बाहर, लेकिन वो उसके अंदर जो है मोशन नहीं कर सकता। यदि मैं बॉल लूँ तो बॉल के ऊपर यदि कुछ
पार्टिकल को रख दूं, ठीक है, तो वो बॉल के अंदर का जो भाग है वहाँ मोशन नहीं कर पाएगा, जा ही नहीं पाएगा अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि या तो वो सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर ही मोशन करेगा या उसके बाहर ही मोशन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और एक पार्टिकल पर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जो है, एक पार्टिकल के मोशन पर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जो है एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। मतलब एक साथ जो है कई कंस्ट्रेंट्स उस पर जो है अप्लाई हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसको चूज़ करें, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, द कंस्ट्रेंट्स मे बी क्लासिफाइड इन द वेज गिवन बिलो। तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिन 4 भाग के अंतर्गत हम उनको और जो है 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्या है देखें, पहला का पहला हो जाएगा स्क्लेरोनॉमिक। स्क्लेरोनॉमिक क्या होता है? अ कंस्ट्रेंट इज स्क्लेरोनॉमिक इफ कंस्ट्रेंट रिलेशंस डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। यदि हम कंस्ट्रेंट डिसाइड करते हैं, मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशंस, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि उसका जो कंस्ट्रेंट रहेगा वो टाइम पर जो है डिपेंड ना करे, ठीक है, तो उस कंस्ट्रेंट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोनॉमिक कहते हैं। जैसे कि यदि कोई पार्टिकल जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, मान लो ये, ठीक है, तो पार्टिकल नहीं है लेकिन ये वस्तु है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये मोशन कर रहा है, ठीक है, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये जो है मोशन कर रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं होती, हम जानते हैं पृथ्वी पर। तो ये मोशन कर रहा है लेकिन इस पर जो है टाइम का कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पर भी ये सेम ही है, ठीक है, टाइम बढ़ते जाएगा। तो टाइम का इसके मोशन पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस पर जो कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट। यदि ये यूनिफॉर्म मोशन भी करे, ठीक है, टाइम कांस्टेंट रहेगा वहाँ पर भी, तो भी क्या हो जाएगा, उस पर जो कंस्टेंट रहेगा मोशन का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंस्टेंट मोशन हो जाएगा इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, यदि मैं इसको रिजिड बॉडी मान लूँ। दूसरा है रियोनॉमिक। अ कंस्टेंट इज रियोनॉमिक इफ कंस्टेंट रिलेशंस डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। अब रियोनॉमिक कंस्टेंट क्या होगा, यदि कंस्टेंट रिलेशंस जो रहेगा, ठीक है, मतलब कंस्टेंट को यदि मैं इक्वेशन के फॉर्म में या रिलेशन के फॉर्म में डिनोट करूँ, उसको मैं कर सकता हूँ, आगे बात देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो टाइम पर डिपेंड करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, रियोनॉमिक। अ बिट स्लाइडिंग ऑन अ मूविंग वायर। बिट जो आता है देखे हो आप लोग, ठीक है, यदि नहीं देखे मतलब देख ही चुके हो, लेकिन तो इसके कंपेयर में मैं क्या करूँ, यदि एक धागा ले लूँ और उस पर जो है मोती को जो है मैं क्या करूँ, लगा दूँ, बहुत सारे मोती को एक धागा लेकर, ठीक है, तो जो मोती है उसको यदि मैं बीड से कंपेयर करूँ, बीड या मोती जो भी लो सेम ही है, एग्जांपल ही है, ठीक है, तो जो मोती का मोशन रहेगा वो वायर में ही मोशन तो करेगा, ठीक है, मतलब मोती, सॉरी वायर नहीं, धागे में वो क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है, यदि मैं उसको मोशन कराऊँ, लेकिन टाइम पर वो डिपेंड करेगा, हर टाइम पर जो मोती रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, हर टाइम पर उसका मोशन जो है अलग अलग रहेगा, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो जो टाइम पर डिपेंड करता है उस प्रकार के कंस्टेंट को, कंस्टेंट क्या है कि वो जो है धागे के अंदर ही जो है मोशन करेगा, तो वो मोशन जो है उसका टाइम पर डिपेंड करता है, जो कंस्टेंट रिलेशन उससे बनेगा उसके मोशन से, वो टाइम पर डिपेंड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रियोनॉमिक बोलते हैं। दूसरा का पहला देखते हैं हम, होलोनॉमिक। अ कंस्टेंट इज होलोनॉमिक इफ कंस्टेंट रिलेशंस आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इक्वल टू 0। मतलब यदि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जब मोशन करता है तो उसका जो कंस्टेंट रिलेशंस होता है वो क्या होना चाहिए, पोजीशन और टाइम का जो है फंक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका इक्वल जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यदि उसके पोजीशन और उसके टाइम, मतलब उसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कुछ चेंजेस हो तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि पोजीशन में यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज हो तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर उसका इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर होलोनॉमिक कंस्टेंट जो क्या होता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। वेयर R1 R2 R3 Rn विद पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम एंड T डिनोटेड द टाइम। कहने का मतलब ये है कि होलोनॉमिक कंस्टेंट क्या होता है, यदि हम उसका जो मोशन है, ठीक है, उसको हम पोजीशन और टाइम का फंक्शन ले और उसका इक्वल क्या हो, 0 हो, इस फॉर्म में हम क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, तब क्या होगा, वो होलोनॉमिक होता है। और ये जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कन्फाइंड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लान। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि एक सिंपल पेंडुलम मैं बनाऊँ जो क्या हो, केवल वर्टिकल प्लान में ही मूव करने के लिए कन्फाइन हो, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, वो जो है वर्टिकल प्लान में ही क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये तो यदि उसका जो डिस्टेंस है वो एल लूम है, यहाँ पर जो बॉब लटका हुआ है, ठीक है, तो इसमें मैं रिलेशन बता सकता हूँ x² + y² = l²। इसका जो डिस्टेंस का ये है रिलेशन, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, r² = l² मीन्स r = l, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू l मैं लिख चुका हूँ, इक्वल टू का फॉर्म है यहाँ पर देखिए। अब इक्वल टू 0 ये नहीं, r इधर आ जाएगा, r - l = 0, मैं ये भी लिख सकता हूँ। मतलब इसको मैं इक्वल के फॉर्म में क्या कर चुका हूँ, मैं जो हूँ डिनोट कर सकता हूँ, तो इसको होलोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए कि होलोनॉमिक कंस्टेंट है क्या, हम आगे देखेंगे नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट, उसके बाद आपका जो है ये होलोनॉमिक कंस्टेंट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। अगला है हमारा non-holonomic constant. A constant is non-holonomic if constant relations are not expressible in the form of function of position in time equal to 0. अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम जो है उसको डिनोट ना कर पाएँ, मतलब यहाँ पर इक्वल का फॉर्म ना हो, ठीक है। ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इक्वल का फॉर्म नहीं होगा, मतलब इस फॉर्म में हम उसको डिनोट ना कर सकें, तो क्या हो जाएगा, उसको नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट कहते हैं। इसको देखते हैं। द कंस्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर। अब यदि मैं गैस कंटेनर में क्या करूं, ठीक है, कोई गैस भरा हुआ है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो है क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये निगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैं निगेटिव को लेता हूँ, तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स का पोजीशन रहेगा, ये वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल रहेगा -r से, और लेस देन इक्वल रहेगा r से, मतलब -r और r के बीच में ही वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जैसे यदि ये निगेटिव एक्सिस लूँ तो वहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है या तो इधर रहेगा, ठीक है, मतलब -r से जो है उसका पोजीशन जो है छोटा रहेगा, मतलब एक से क्या रहेगा, -r से छोटा रहेगा, या फिर यहाँ पर आ जाएगा वो मॉलिक्यूल तो -r के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये लिख चुका हूँ, एस क्या हो, एक से क्या होगा, -r से या तो बड़ा रहेगा या तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये वाला, मतलब -r जो है क्या रहेगा, या तो छोटा रहेगा, ये वाला, मतलब -r यहाँ पर रहेगा तो या तो छोटा रहेगा, यदि यहाँ पर आ जाएगा तो बराबर रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव में लूँ यदि, तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू जो है x से, मतलब x क्या बताएगा, उसका पोजीशन को बताएगा, x से या तो बड़ा रहेगा, ये r बड़ा है, या तो x से छोटा रहेगा, ठीक है, x से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और यदि मैं x इसको डिफाइन करूँ तो ये जो है x से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x क्या रहेगा, निगेटिव एक्सिस में या तो -r से छोटा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा, ठीक है। ये मतलब उसके बाहर जो है ये मोशन नहीं कर पाएगा। वैसे मैं y एक्सिस के लिए भी ले सकता हूँ और 3D में z एक्सिस के लिए भी ले सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो जो है इस कंटेनर के अंदर ही जो है मोशन कर पाएगा, इस जो गोला जो है घिरा हुआ है वहीं तक, उसके बाहर जो है मोशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी देखिए इक्वल का साइन नहीं आया है, केवल इक्वल का, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के रूप में जो है मैं इसको डिनोट नहीं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर उसका पोजीशन जो है टाइम पर डिपेंड करेगा,
तो यहाँ पर जो उसका मोशन होता है नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उसको हम वेलोसिटी डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा हो जाएगा बाइलैटरल। तीसरा का पहला, अ कंस्ट्रेंट इज बाइलैटरल इफ द कंस्ट्रेंट रिलेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और इक्वलिटी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए, यदि मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन बाइलैटरल क्या रहेगा, यदि हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में या इक्वल के फॉर्म में जो है लिख सकें। अब हमने पिछले केस में भी देखा था हॉलोनॉमिक, उसमें भी हमने यही कहा था, लेकिन वो जो है क्या था, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट और वेलोसिटी डिपेंडेंट था। ठीक है, मतलब जो हॉलोनॉमिक था वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कोई जो सिस्टम मोशन करता है उस पर एक साथ जो है बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। 4-5 कंस्ट्रेंट जो है उस पर एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, बाइलैटरल भी, हॉलोनॉमिक भी, ये सब। तो वहाँ पर क्या था डिफरेंस कि हॉलोनॉमिक जो था वो वेलोसिटी पर जो है इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँ, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी में यदि मैं पोजीशन का पता लगाऊँ, ठीक है, कि ये 2 पार्टिकल है आई और जे। ठीक है, ith पार्टिकल और ये jth पार्टिकल है। ठीक है, तो यदि इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस मैं निकालूंगा, ठीक है, कितना है, तो ये ट्रायंगल लॉ से मैं फॉलो करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, आर आई माइनस आर जे पूरे का स्क्वायर इक्वल टू आर आई जे स्क्वायर, मतलब ये ट्रायंगल लॉ इतना हो गया और ये इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया हूँ, मतलब मैं इक्वल के फॉर्म में क्या कर दिया हूँ, इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कंस्ट्रेंट को हम इक्वलिटी या इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर पाएँ उसको बोलते हैं हम बाइलैटरल कांस्टेंट। दूसरा है यूनिलैटरल, अ कंस्ट्रेंट इज यूनिलैटरल इफ कंस्ट्रेंट रिलेशंस आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज़। अब क्या रहेगा कि कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वल के फॉर्म में इसमें जो है डिनोट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल। ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए, यदि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर का सरफेस है ये, ठीक है, ऊपर वाला, तो यहाँ पर यदि मैं एक पार्टिकल बनाऊँ तो उसका मोशन कैसा होगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, कि उसका जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर क्या है, उसका डिस्टेंस है, और ये क्या है, इसका जो है रेडियस है स्फेयर का। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर से या तो बड़ा रहेगा, मतलब ये ऊपर में रहेगा तो आर का मान बड़ा होगा। ठीक है, या तो उसके बराबर रहेगा। ठीक है, या तो ये आर है ये वाला, लेकिन उसका जो ऊपर थोड़ा सा और दूर है वो क्या है, ये स्मॉल आर है, तो आर का मान या तो बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा। बराबर भी नहीं रहेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि बराबर भी रहेगा। ठीक है, तो इसको जब हम इक्वलिटी के फॉर्म में ना डिनोट कर पाएँ तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल मोशन। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो नीचे जो है अंदर आकर मोशन नहीं कर सकता, इसलिए आर जो है हमेशा ग्रेटर देन रहेगा कैपिटल आर से। ठीक, चौथा का पहला क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। अ कंस्ट्रेंट इज कंजर्वेटिव इफ फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट डू नॉट डू एनी वर्क एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब क्या हो जाएगा कि यदि जो कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट फोर्स जब मोशन करता है कोई वस्तु, तो उस पर यदि कोई फोर्स कंस्ट्रेंट लगाते हुए हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो कंस्ट्रेंट फोर्स हो जाएगा। तो यदि उसके द्वारा कुछ वर्क ही नहीं किया जाएगा, जो कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर जो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो हम उस कंस्ट्रेंट को बोलते हैं कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट। अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन। यदि मैं क्या करूँ, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाऊँ ये वाला, ठीक, और यहाँ पर एक सिलेंडर है, उसको जो है मोशन कराऊँ, ठीक है, इस पर जो है मोशन करेगा, सॉरी इस पर नहीं, विदाउट स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यहाँ पर वो ऊपर में मोशन करेगा, मतलब मैं इसको किसी सहारे से लटका कर मोशन करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो है इसकी सतह पर मोशन नहीं कर पा रहा है। मोशन तो कर रहा है, घूम रहा है खुद से, ठीक है, लेकिन इसकी सतह पर मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सिलेंडर रोलिंग कर रहा है लेकिन बिना इस पर फिसले, तो यहाँ पर जब फिसलेगा नहीं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वहाँ पर कंस्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि उसके मोशन को वो कुछ लिमिटेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब वो जो है ठीक से गति नहीं कर पाएगा। जब इस पर फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगेगा तो उसका मोशन जो है चेंज होगा, मतलब मोशन जो है पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस पर फिसल ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा मतलब उस पर जो है कोई कंस्टेंट फोर्स जो है लग ही नहीं रहा है। तो फोर्स जब उस पर लगेगा ही नहीं तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो इस प्रकार के जो कंस्टेंट को, ठीक है, उस पर जो लगा है कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा ये कंस्टेंट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव कंस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं dissipative constraint. A constraint is dissipative if the forces of constraint do work and the total mechanical energy is not conserved. अब क्या रहेगा कि जो कंस्ट्रेंट है उसके द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाइड होगा तब उस जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रह पाएगी। स्फीयर रोलिंग विथ स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, फिर से क्या करूँगा, मैं एक इंक्लाइन प्लेन बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर एक स्फीयर जो है क्या करेगा, मूव करेगा, तो इस पर जो है वे स्लाइड करते हुए, ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उसकी टोटल, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगा मतलब कंस्टेंट फोर्स लगा, कंस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क किया गया, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड, मतलब वहाँ पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको इस प्रकार के कंस्टेंट को बोलते हैं डिसिपेटिव कंस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।